आज पुनः आपको ईडू ग्लोबल परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आपको पुनः जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग अक्षांश रेखाएं के बारे में जान रहे थे और आप लोग अक्षांश रेखा का क्लास देखे होंगे। और यदि कोई बच्चे हैं जो हमारा वीडियो ये डायरेक्ट देख रहे हैं और यह अक्षांश रेखा का भाग 1 नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप भाग 1 जाके देखिए, तब जाके इस भाग 2 को देखेंगे। चलिए आइए पृथ्वी का परिचय। चलिए जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या आप लोग को वीडियो क्या पसंद आ रही है, उसमें कुछ मुझे कमेंट कीजिए। यदि पसंद आए तब भी, और नहीं पसंद आए तब भी मुझे कमेंट कीजिए। सर इस बिंदु पर चर्चा किया जाए, या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है अच्छी है तभी मुझे आप इस चीज़ को मुझे इन्फॉर्मेशन कीजिए, सर इस तरह की क्लास सही चल रही है। चलिए आइए, तो इसी में हम लोग देखते हैं पृथ्वी का परिचय। और पृथ्वी के परिचय के अंतर्गत अक्षांश रेखाएं हैं और अक्षांश रेखा भाग 2 है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे, पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं। ये अक्षांश रेखा, तो पृथ्वी पर अक्षांश या कुल अक्षांश यदि पूछा जाए, पृथ्वी पर कुल अक्षांश 181 है। इस पर विशेष कुछ अक्षांश है, तो इसका नाम हम लोग एक बार फिर कुछ बातों को चर्चा करते हैं। तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गई है, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। याद रखेंगे कौन सी रेखा है ये, विषुवत रेखा है। यहाँ पर याद रखेंगे ये विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा का जो एंगल होता है वह 0 डिग्री होता है और सबसे बड़ी अक्षांश है ये। याद रखेंगे सबसे बड़ी अक्षांश पृथ्वी पर, आपसे पूछा जाए बताइए पृथ्वी पर सबसे बड़ी अक्षांश कौन सी है, तो विषुवत रेखा है, जो पृथ्वी के मध्य से गुजरती है और पृथ्वी को 2 पार्ट कर देती है। एक पार्ट का नाम है जो यहाँ से ऊपर है, इसको कहते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध, इसका नाम है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और इस बिंदु को, जो लास्ट वाला बिंदु है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। पिछले क्लास में उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव है। तो ये विषुवत रेखा और नॉर्थ पोल के बीच में जो हमारा पृथ्वी का हाफ पार्ट हुआ उसे उत्तरी गोलार्ध कहा गया, और नीचे वाला जो पार्ट है इसको कहा गया दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और दक्षिणी गोलार्ध में यदि कुल अक्षांश की बात किया जाए, कुल अक्षांश मैंने आप लोग को पिछले क्लास से सब बताया था, कुल अक्षांश 90 है। और दक्षिणी गोलार्ध में कुल अक्षांश की बात किया जाए तो इसमें भी 90 है। तो उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांश 90 और दक्षिणी गोलार्ध में भी कुल अक्षांश 90 है। संपूर्ण पृथ्वी पर 181, 90 प्लस 90 और एक ये। अब इसे 181 अक्षांश में कुछ विशेष रूप से अक्षांश रेखाएं खींची गई है, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखें, ये विषुवत रेखा है और यहाँ से एक अक्षांश रेखा है जो 23.5 डिग्री पे है। ये इसका मान 23.5 डिग्री, और उत्तरी गोलार्ध में है तो नॉर्थ हो गया। इसको हम कहा गया कर्क रेखा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी 0 डिग्री, यानी विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री पर जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध में पूछा भी जाएगा आपसे, बताइए कर्क रेखा किस गोलार्ध में है, तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी, सभी बच्चे उसको नोट करते जाइए, मेरे साथ चलिए, क्योंकि आपको सारी चीज़ हम बता रहे हैं, बहुत ही काफ़ी कंसेप्ट है। कर्क रेखा को समझना, मकर रेखा को समझना, अक्षांश रेखा को समझना। तो आज की क्लास हमारा काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास है, पीछे वाला भी कंसेप्ट को हम लोग दोहरा रहे हैं, तो यहाँ पर समझेंगे। विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये उत्तरी गोलार्ध में। इसके ऊपर भी जाएंगे तो एक और रेखा खींचा गया है यहाँ पे, ये
ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ। इस रेखा का नाम दे दिया गया आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा, और ये हम उत्तरी ध्रुव, जो कि पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, और इसकी वैल्यू है 90 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ पर देखें कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा और उत्तरी ध्रुव, सभी का सभी उत्तरी गोलार्ध में है। इसके नीचे जब हम बात करें तो गौर से समझिएगा, जिस तरह से 23.5 डिग्री नॉर्थ है, उसी तरह से एक रेखा है, यहाँ पे देख रहे होंगे सभी बच्चे। इस रेखा का नाम है 23.5 डिग्री साउथ, क्योंकि हम लोग साउथ हेमिस्फीयर में अभी इस लाइन को खींचे तो 0 डिग्री से नीचे जब आएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ, और इसको कहा गया, आप याद रखेंगे, मकर रेखा। मकर रेखा, और मकर रेखा पूछा जाएगा किस गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। एकदम देखिए इंपॉर्टेंट काफ़ी चीज़ है, इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। और फिर नीचे जब आएंगे, ये जो रेखा है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री साउथ, और इसको कहा गया अंटार्कटिका रेखा। ये भी दक्षिणी गोलार्ध है, और ये जो लास्ट में आ गया, इसको हम साउथ पोल कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है 90 डिग्री साउथ। क्या सभी बच्चे आशा करते हैं सारा बात समझ में आ गया? फिर से आइए, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये जो बीचों बीच है, पृथ्वी को जो दो भाग में बांटा, इसको हम लोग विषुवत रेखा के हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। फिर इसके नीचे जब आएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ, इसे मकर रेखा कहा गया। फिर 66.5 डिग्री साउथ, इसे अंटार्कटिक रेखा कहा गया, और लास्ट में साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। मैंने पृथ्वी को ऐसे टोटल 181 है, लेकिन मैंने विशेष रूप से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 रेखा को हम लोग इस क्लास में चर्चा किया। आप देखिए यहाँ पर है क्या, यहाँ पर एक देख लीजिए, जैसे कर्क रेखा है और मकर रेखा है, इसके बीच के एक लाइन है, देख रहे हैं, पृथ्वी का जो ये लाइन है, इस बीच में पृथ्वी बहुत ही गर्म होता है, और सूर्य की किरणें लंबता यदि पूछा जाए तो बताइए, इस कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच है वो बहुत ही गर्म होता है, क्योंकि इस बीच में सूर्य की किरणें लंबता पड़ती है। जो देख रहे हैं यहाँ पे सभी बच्चे, यहाँ पर बातों को समझेंगे। हमारे पास 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, याद रखेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पृथ्वी का जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर क्या होती है, इस बीच में, याद रखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में सूर्य की किरणें लंबता पड़ती है। सूर्य की किरणें लंबता पड़ती है। पूछा जाएगा तो बताइए, सूर्य की किरणें लंबता पृथ्वी पर कहाँ से कहाँ तक पड़ती है, तो इसके बीच में याद रखेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ, और इस बीच में पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी पर तो सूर्य की प्रकाश पूरे पृथ्वी पर पड़ती है, लेकिन लंबता का मतलब होता है डायरेक्ट 90 डिग्री का कोण बनाते हुए सूर्य की किरणें लंबता जो पड़ती है वह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही पड़ता है। तो यहाँ से मुझे एक कंसेप्ट निकल के आया, क्या कर्क रेखा की किरणें लंबता जो पड़ेगी तो क्या होगा, जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबता पड़ती है वहाँ पर सूर्य डायरेक्ट पेनिट्रेट करती है, मतलब कि वहाँ ज़्यादा धूप में इंटेंसिटी होती है, और इसलिए इस बीच में हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और जब टेम्परेचर होने के कारण यहाँ समुद्र का जगह जितना होता है, वेपोराइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, और वेपोराइजेशन होने के कारण, वाष्पन होने के कारण इस क्षेत्र में वर्षा बहुत ज़्यादा होता है। याद रखेंगे, इस क्षेत्र में
वर्षा क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और वर्षा ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वनस्पति ज़्यादा होती है, और वनस्पति ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जीव जंतु ज़्यादा होगा, जीव जंतु बहुत ज़्यादा होता है। और इस बीच में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र को कहा गया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। नाम सुने होंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ये क्या होता है, जब 90 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में गर्मी यानी सूरज की किरणें लंबता पड़ने के कारण इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहा गया, इस क्षेत्र को हम लोग याद रखेंगे, इसको कहा गया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, याद रखेंगे। पूछा जाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में लाई करती है। इसके बाद यहाँ पर गौर से देखेंगे, कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा के बीच में, यहाँ देखिए ये भी एक क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र। क्या यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ती है जरूर, लेकिन यहाँ सूरज की किरणें लंबता नहीं पड़ती है, तिरछी पड़ती है, ये जो देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, मतलब मकर रेखा से लेके अंटार्कटिक रेखा और कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा के बीच में सूरज की किरणें लंबता नहीं पड़ती है, इसलिए इस बीच की क्षेत्र इतना गर्म नहीं होती है। इसको कहा गया शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो पूछा जाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच को क्षेत्र कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। लेकिन 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ, इस बीच के क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, सभी बच्चे इसको जरूर नोट करेंगे। आपको इस क्षेत्र को कहा गया शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसको भी कहा गया। और इसको भी, यानी इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसके बाद हमारा जो ये लाइन है, ये वाले, इसको शीत कटिबंधीय कहा गया, क्योंकि बहुत ठंडा होता है। मतलब 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ के बीच में यहाँ बर्फ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ सूरज और कम से कम पहुँचती है। तो जहाँ सूरज कम पहुँचेगी तो वहाँ का और टेम्परेचर कम होगा, तो यहाँ बहुत कम तापमान होता है, तापमान बहुत कम। अब बहुत कम होने के कारण यह शीत क्षेत्र कहलाता है। वहाँ गर्मी नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता, सालों भर की बात हो रही है। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा बर्फ जमा रहती है। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें लगभग नहीं के बराबर पहुँचती भी है तो काफ़ी तिरछी रूप में पहुँचती है। लेकिन वहीं विषुवत रेखा पर हमेशा की बात हो रही है, सालों भर गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूरज की किरणें पृथ्वी के मध्य में सालों भर लंबता लगभग आसपास पड़ती है, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। हम आगे सारे चीज़ को और पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो यहाँ कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में हम लोग क्या देखते हैं, सालों भर सूरज की किरणें लंबता पड़ती रहती है, इसलिए ज़्यादा वर्षा होती है। ज़्यादा वर्षा होने के कारण यहाँ पर जीव जंतु बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जहाँ जीव जंतु होगा तो जंगल वगैरह पहले ऑलरेडी से बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए पूरी पृथ्वी को हम लोग एक अच्छे दृष्टिकोण से समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ पर ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा कम है, वहीं पर यहाँ पर भी यही स्थिति होगा। ये भी शीत क्षेत्र कहलाएगा। कौन सा? 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ, इसको हम लोग कहेंगे शीत क्षेत्र। और यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो हमेशा जानते हैं बर्फ से ढका रहता है। इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर दिखलाया सो किस तरह से पृथ्वी का जलवायु में परिवर्तन होती है, और हम लोग यहीं पर सारा बात को समझेंगे। तो आशा करते हैं ये आप लोग को क्लास से ये कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर पुनः
आप रिव्यू करके इस वीडियो को देखिए और सारी बात को अपने क्लास में, अपने कॉपी में उसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत के दृष्टिकोण से हम समझने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए, क्या भारत, क्या इसी पृथ्वी पर? यस, इसी पृथ्वी पर भारत भी है, लेकिन है कहाँ भारत? तो देखिए, मैं इसको आगे क्लास में अभी जस्ट सारी चीज़ को डील करेंगे। देखिए, हमारा जो इंडिया है, हम लोग सभी बच्चे जानते होंगे, ये इंडिया है, ये इंडिया है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है, सब बच्चे जानते हैं। तो हमारा जो भारत है, ये भारत क्या, आधा भारत जो है कर्क रेखा से नीचे है और आधा भारत हमारा कर्क रेखा से ऊपर है। इसलिए कभी पूछा जाता है भारत का जो क्षेत्र है कैसा है, तो भारत की जलवायु कैसा है? याद रखेंगे, भारत का यदि जलवायु पूछा जाए, भारत का जलवायु, तो भारत का जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय, और यहाँ मानसून का भी आगमन होती है। तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। आपसे पूछा जाए तो भारत का मानसून कैसा है, जलवायु कैसा है, याद रखिएगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, जो कि आगे हम लोग एक चैप्टर आएगा भारत की मानसून, उस पर हम काफ़ी डिटेल्स को देखेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग इस क्लास को, इस जो आपके सामने जो कंसेप्ट है, सभी बच्चे अच्छे से समझ रहे होंगे और समझे होंगे। मैंने बहुत ही बारीकी से आप लोग को समझाने का कोशिश किया। फिर से एक बार देखिए, जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा 181 है, और इस 181 अक्षांश रेखा को सभी को नहीं पढ़ के कुछ विशेष अक्षांश रेखा को हम लोग निकाले हैं। जैसे पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाले अक्षांश रेखा को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। फिर जाएंगे 23.5 डिग्री पर, जिसको कर्क रेखा कहते हैं। फिर ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा कहेंगे, और ऊपर में जाएंगे तो 9 डिग्री 90 डिग्री होता है। इसके नीचे आएंगे तो साउथ में चले आ रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध में आ रहे हैं, तो 23.5 डिग्री इस रेखा को कहेंगे 23.5 डिग्री साउथ कहेंगे, मकर रेखा कहेंगे। इस रेखा को हम लोग अंटार्कटिका कहेंगे 66.5 डिग्री साउथ कहेंगे, और लास्ट में साउथ पोल होगा 90 डिग्री साउथ कह लेंगे। और इस बीच में पृथ्वी के कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें लंबतः पड़ती है। इसके बाद सूर्य की किरणें इधर भी पड़ती है और इधर भी पड़ती है, लेकिन लंबतः नहीं पड़ती। आप लोग एक कमेंट बॉक्स में ये बताना है, सूर्य की किरणें लंबतः, सूर्य की किरणें लंबतः हमारा कर्क रेखा पर कब पड़ती है, किस तारीख को पड़ती है, ये बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है। बताइए, सूर्य की किरणें लंबतः कर्क रेखा पर कब पड़ती है, सूर्य की किरणें लंबतः विषुवत रेखा पर कब पड़ती है, और सूर्य की किरणें लंबतः मकर रेखा पर कब पड़ती है। ये तीनों को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, इस डेट को, तीनों का डेट को क्लियर कीजिए। आगे आइए, अब हम लोग इसी सारी बातों को हम लोग भारत के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए, हमारा भारत का अक्षांशीय, तो एक बात तो मुझे समझ में आ गया, भारत के मध्य से जो एक अक्षांश रेखा गुजरती है उसका नाम है कर्क रेखा, जिसकी वैल्यू होता है 23.5 डिग्री। तो पक्का है 23.5 से नीचे जाएगी और 23.5 से ऊपर जाएगी। 20 से है तो ऊपर भी जाएगी अक्षांश रेखा, नीचे भी जाएगी अक्षांश रेखा। तो उसको हम लोग काफ़ी डिटेल्स में देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आइए, चलिए, यहाँ पर सभी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं जिस तरह से भारत के संदर्भ में अक्षांश रेखाएं, भारत के संदर्भ में अक्षांश रेखा को आप लोग को हम डील करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। देखिए, ये हमारा भारत है, हमको इसको देखना है। और भारत में पूछा जाए कुल राज्य, भारत में कुल राज्य की संख्या पूछा जाए वर्तमान में, क्योंकि संख्या घटना और बढ़ना होते रहता है, तो कुल राज्य की संख्या वर्तमान में, वर्तमान की मतलब अगस्त 2025। आपसे पूछा जाए अभी वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं, तो इसकी संख्या पूरे भारत में 28 राज्य है। एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जाए, भारत में
कुल केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित राज्य यानी यूटी पूछा जाए वर्तमान में, तो इसकी संख्या भी 8 है। कितना है? 8 है। जिसमें एक केंद्र शासित राज्य हम लोग यहाँ पर देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग, जो हम लोग हंस रहे हैं, काफ़ी डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे इसको, आप लोग देखते जाइए। यहाँ एक देश है, भारत का पड़ोसी देश है, ये जो देख रहे हैं ये है बांग्लादेश। जो हम लोग स्केच कर रहे हैं ये बांग्लादेश है, दिस इज द बांग्लादेश, बांग्लादेश। और ये इसके बाद बांग्लादेश के नीचे वाटर बॉडी है। देखिए सभी बच्चे, थोड़ा काफ़ी डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे इसको, तो काफ़ी अच्छे से हम लोग को पढ़ाना है। तो ये भारत है, भारत के पूरब में एक देश है बांग्लादेश है, और बांग्लादेश के नीचे जो है एक बॉर्डर बनाया है, ये वाला जल का एक भाग है, उसे बंगाल की खाड़ी बोला गया। बंगाल 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 की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी याद रखेंगे। और बंगाल की खाड़ी में ही एक हमारे अंडमान निकोबार, ये कौन सा क्षेत्र है? अंडमान निकोबार। पूछा जाए आपसे, भारत का एक केंद्र शासित राज्य है अंडमान निकोबार, वो कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। इसके दूसरे ओर की बात करेंगे, यहाँ पर इधर भी एक जल का बॉडी है, कर्क रेखा के नीचे, कर्क रेखा से ही आसपास, ये इसको हम लोग कहते हैं अरब सागर। ये है अरब सागर, ये रेड वाला मैंने बनाया, ये है अरब सागर, अरब सागर। तो ये भारत है, तो ये भारत देखिए, जहाँ यहाँ से लेके ये संपूर्ण जो भारत है उसको कहते हैं मुख्य भूमि, भारत का मुख्य भूमि, भारत का मुख्य भूमि। जब यहाँ पर मुख्य भूमि की चर्चा करें तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक ही चर्चा करेंगे, अंडमान निकोबार, और यहाँ पर एक लक्षद्वीप समूह है। आप लोग एक कमेंट और कीजिए, भारत का एक केंद्र शासित राज्य है लक्षद्वीप समूह, तो लक्षद्वीप समूह में कुल कितना द्वीप है? और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसमें कितना द्वीप है? ये दो क्वेश्चन है, उसका भी आप आंसर बताइए। अंडमान निकोबार में कुल कितना द्वीप है और लक्षद्वीप द्वीप समूह में कुल कितना द्वीप है, उसका दोनों का कमेंट बॉक्स में क्लियर कीजिए। तो जिस तरह से भारत के संदर्भ में अक्षांश रेखा को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम जानते हैं कुछ बेसिक बातों का। भारत में कुल 28 राज्य है वर्तमान में। अब भारत में कुल केंद्र शासित राज्य की संख्या 8 है। हम लोग एक एक क्लास आगे तो हम लोग भारत के भूगोल की ओर ही चल रहे हैं, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कहाँ कहाँ कौन सी राज्य है। इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पूरा भारत ही है, और यहाँ से देखा जाए तो इसी में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। तो हमसे ये पूछा जाए, बताइए भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांश कहाँ से कहाँ तक है? तो तीसरा पॉइंट, भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हमसे पूछा जाए तो देखिए, भारत हमारा कहाँ तक है? यहीं तक खत्म नहीं होती है। यदि हम पूछा जाए भारत का मुख्य भूमि कहाँ तक है या मुख्य भारत कहाँ तक है, तो यहीं तक है। लेकिन भारत यदि आज के बाद पूछा जाए भारत हमारा कहाँ तक है, तो यहाँ तक है। दोनों के लैंग्वेज में, टर्म में मैंने अंतर यहाँ पर पा रहा हूँ। मुख्य भारत पूछा जाए तो हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे, और भारत कहा जाए तो यहाँ पर। तो मुख्य भारत कन्याकुमारी तक ही स्थित है, लेकिन आपका भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका निकोबार, ग्रेट निकोबार द्वीप तक है। तो यहाँ पर बात करेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार, यहाँ से लेकर और हमारा भारत यहाँ तक है। तो यहाँ पर कितना डिग्री है? तो मैंने यहाँ पर लिखा दिया है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर टू यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। तो ये डाटा आप जरूर याद रखिएगा, पूछा जाएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार, क्योंकि हम जानते हैं 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री साउथ। और हम भारत जानते हैं, भारत उत्तरी गोलार्ध में एग्जिस्टेंस करती है।
तो उत्तरी गोलार्ध में भारत एग्जिस्टेंस करती है, तो यहाँ नॉर्थ लगाएंगे, साउथ कभी भी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो इसका अक्षांशीय विस्तार भी उत्तरी गोलार्ध में जाएगी। तो कहां से कहां जाएगी? तो याद रखिए। लेकिन आपको यहां पर लगा देगा मुख्य भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए। मुख्य भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए। तो हमारा ये 6 डिग्री से बढ़ के ऊपर चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर टच करती है 8 डिग्री 4 मिनट। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके और लास्ट तो एक ही रहेगी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये बात भी आप क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट है, पूछा जाएगा भारत की मध्य से लगभग कौन सी रेखा गुजरती है। या ये भी क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए संपूर्ण भारत में या मुख्य भारत में कुल कितने अक्षांश रेखा गुजरती है। तो क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट किए हैं? 8 डिग्री, मुख्य भारत की बात हो रही है। तो 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री 11 डिग्री 12 डिग्री कहाँ तक? 37 डिग्री तक जाएंगे हम लोग। तो 8 को भी टच करेंगे। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी हम लोग क्या करेंगे 37 में से, यानी 37 को भी टच करती है और 8 को भी टच करती है। मतलब 37 में से यदि 7 घटा देते हैं लगभग 30, मोटा मोटी 30 के आसपास, लगभग 29 के आसपास हमारा कुल अक्षांश गुजरती है। तो पूछा जाएगा मुख्य भारत से लगभग कितना अक्षांश रेखा गुजरती है। तो हमारा आंसर होगा लगभग 29। तो इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। बताइए तो कौन सी रेखा गुजरती है? तो इसी को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। ऐसे हम लोग बच्चा से ही सुनते आ रहे हैं, भारत के यही जानते हैं, भारत के मध्य से या भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ये तो बात की बात है, लेकिन यह कर्क रेखा है क्या, कहाँ से गुजरती है, ये बातों को पहले समझना पड़ेगा। तो भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो उसी का नाम है कर्क रेखा। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, यही है कर्क रेखा है भारत की मध्य से। तो ये अगला प्रश्न बनता है, मध्य से जब गुजरती है तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं भारत में 28 राज्य है, क्या 28 राज्य से पास करेगी? नहीं, कर्क रेखा जो है भारत के 28 राज्य से गुजरेगी नहीं। तो कहाँ से गुजरेगी? तो याद रखेंगे, हमारा अगला प्रश्न बन जाता है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। आप लोग जानेंगे, पूछा जाएगा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। आप कभी कभी पूछ दिया जाता है, देखिए सिस्टमेटिक ढंग से हम इस पर एक से जब भारत का भूगोल को जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी डिटेल्स में कर्क रेखा को समझेंगे हम लोग। लेकिन हम तो अभी अक्षांश बढ़ रहे हैं, तो अक्षांश को भारत के दृष्टिकोण से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, क्योंकि जब हम भारत के दृष्टिकोण से जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से उस समय समझ में आ जाएगा। इसलिए आप लोग इतना सिर्फ समझिए, भारत के मध्य से अक्षांश रेखा गुजरती है, उसका नाम है कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और हम लोग जानते हैं ये पश्चिम दिशा हो गया और ये पूरब हो गया। तो हम 8 राज्य का नाम भी हम लोग एक क्रम से लिख लें तो और बेहतर रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे पश्चिम से पूरब की ओर। तो देखिए हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर 8 राज्य का नाम लिखेंगे। तो नंबर 1 सबसे पहले ये गुजरात से गुजरती है, गुजरात। इसके बाद याद रखिएगा
गुजरात के बाद कर्क रेखा राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में। सभी बच्चे इस 8 राज्य का नाम जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्य से गुजरती है, उसका क्रम हम जो लिख रहे हैं पश्चिम से पूरब की ओर, वो जरूर आप लोग को याद होना चाहिए। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में देशांतर रेखा को पढ़ेंगे, वो भी लगभग 2 क्लास में होगी। और भारत के दृष्टिकोण से भी देशांतर रेखा को हम चर्चा करेंगे, और इसके बाद हम भारत का भूगोल को स्टार्ट करेंगे। तो 1 मिनट और समझिए थोड़ा। तो भारत के 8 राज्यों से जो कर्क रेखा गुजरती है, तो वो पहला जो है पश्चिम से पूरब की ओर जब जाएंगे तो वह गुजरात होगा। इसके बाद दूसरा राज्य राजस्थान आएगी, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, इसके बाद पश्चिम बंगाल, इसके बाद त्रिपुरा, और इसके बाद मिजोरम। इस प्रकार से कर्क रेखा जो है भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 8 राज्य में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग आप लोग को 2 भाग बना अक्षांश रेखा से संबंधित। भाग 1 जो पिछले क्लास में मैंने बताया था उसको भी देखिए, और ये भाग 2 हो गया जो अक्षांश रेखा। तो देख लिए होंगे आपने, दोनों वीडियो जब देख लिए होंगे तो हमको आशा करते हैं आपको अक्षांश रेखा लगभग सारी कंसेप्ट क्लियर हो गया। और यदि अक्षांश रेखा पर संबंधित कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत ही आसानी से आप इसको डेवलप कर लेंगे, आसानी से क्वेश्चन को बना लेंगे। तो आशा करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास जो बनाएंगे वो भी हम लोग शानदार क्लास बनाएंगे। जो भी क्लास आएगा वो आप देखना मत भूलिएगा। और यदि क्लास आपको अच्छा लगा तो ज़रूर है इस क्लास पे थोड़ा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे मुझे मनोबल बढ़े। और हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास आपको इससे भी बेहतर क्लास दें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।